नमस्कार। दिल से खेलो मिल के जीतो, ये हमारा बिहार राज्य का खेल स्लोगन है। आज पहली बार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पॉडकास्ट कर रही है और इस पहली पॉडकास्ट में हम छपरा का खनवारा गांव में पैदा हुए एक बच्चा आज फीफा जैसे वर्ल्ड फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन में हाई परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट का पोजीशन में है और एक अस्तित्व है फुटबॉल में। और हमारा पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम कैप्टन रह चुके हैं और उनका एक गोल से 28 साल के बाद इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल टूर्नामेंट जीती है। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। वो आज हमारे साथ हैं और उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनसे हम सुनेंगे कि फ़ुटबॉल को हम बिहार में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभिषेक जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हैं। ये पहला पॉडकास्ट है और आप ही से हम शुरू करना चाहते थे, इसलिए कि आप बिहार का बच्चे हैं और आज जाने माने फुटबॉलर की नाम में आप एक है। बहुत लोग बैचिंग बूटिया और चेत्री को जानते हैं, लेकिन हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा हमारा बिहार का फुटबॉलर्स और बिहार पूरा तमाम बिहार जनता को बताना चाहते हैं, भैया बिहार का एक बच्चा खनवारा गांव में छपरा जिला में पैदा होकर के इंटरनेशनल लेवल पर भारत का झंडा फहरा रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं। तो आपसे मुलाकात करके हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। हम शुरू करते हैं आपसे सुनने के लिए। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे चुना आपके पहले पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपकी सारी टीम को, और थैंक यू वेरी मच कि आज मैं आपके साथ बैठ के आपने मौका दिया आपसे बात करने का। खेल तो बहुत सारे हैं। आई थिंक मेरे लिए जो चीज़ मैटर किया या जो चीज़ ने मुझे एट एन अर्ली एज इंस्पायर किया इज़ माई कोचेस। आई थिंक उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके जो अर्ली एज में जो आपको ट्रेनर्स मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, उनका आप पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सो आई वॉज़ लकी दैट इन माई स्कूल मुझे बहुत अच्छे कोचेस मिले, जो अच्छे कोचेस ही नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। एंड उनमें से एक पर्टिकुलर हमारे जो स्कूल कोच थे, मैं काफ़ी श्रेय उनको देना चाहूँगा, बिकॉज़ उनकी वजह से मुझे ये स्पोर्ट्स से इंट्रोडक्शन मिला और उनकी वजह से ही मैंने स्पोर्ट्स में थोड़ा, फुटबॉल में थोड़ा रुचि लेना शुरू किया। तो द वे ही प्रेजेंटेड द स्पोर्ट टू अस, मेरे जैसे और भी बहुत खिलाड़ी थे मेरे स्कूल में, और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था डॉन बॉस्को स्कूल में, वहाँ पे फुटबॉल खेलने की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ओके, तो इसलिए आप फुटबॉल गेम में, तो मुख्य कारण आप मुख्य श्रेय देना चाहते हैं आपका स्कूल का फिजिकल एजुकेशन टीचर का या स्पोर्ट्स टीचर को? जो हमारे फुटबॉल में मेरे फुटबॉल कोच थे, फुटबॉल जो पर्टिकुलर फुटबॉल कोच थे, आई थिंक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड ऑफ कोर्स घर से हमेशा ही एनकरेजमेंट था टू पिक अप अ स्पोर्ट। तो काफ़ी स्पोर्ट ट्राई किए, खेले भी स्कूल टाइम पे, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि फ़ुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ओके, तो जो चीज़ एक शख्स को एंजॉयबल होता है या जिस स्पोर्ट्स खेलने से एक आदमी को खुशी होती है, तो उसी स्पोर्ट्स को चुनना सही होगा, ये तत्परता, ये मैं समझ रहा हूँ। देखिए, जब आप 10-11 साल के होते हैं तो उस समय तो आप शायद इतना नहीं सोचते हैं कि मुझे आगे जाके इंडिया खेलना है और ये सब खेलना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ करते हैं जो चीज़ करने में आपको मज़ा आता है, जिसमें आप एंजॉय करते हैं। तो पहला जो स्टेप रहता है किसी के लिए भी, कोई भी दूसरे फील्ड में भी, आई थिंक अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो देन यू विल नॉट बी एबल टू परस्यू इट। सो मेरे लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जिस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है फिर उसमें एक्सेलेंस पाने का। बहुत अच्छा। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कितना साल में, जब किस उम्र में आप शुरू किए हैं फुटबॉल खेलना और कहाँ से शुरू किए और आप कहाँ तक पहुँचे? थोड़ा आप अपना रोड बता दीजिएगा तो सब लोग को अच्छा लगेगा।
एक्चुअली फुटबॉल खेलना, जो फुटबॉल जैसा माना जाता है कि 6 साल की उम्र से आपको खेलना शुरू कर देना चाहिए, एटलीस्ट बॉल टच हो सब, तो मैंने काफ़ी लेट शुरू किया। मैंने पहली बार फुटबॉल को लात मारी 11 साल की उम्र में। ओके। सो जो काफ़ी लेट है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तो 4-5 साल की उम्र में ही बच्चे थोड़ा बहुत बॉल से फेमिलियर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी लेट शुरू किया। जिस स्कूल में मैं था वहाँ पे माहौल था स्पोर्ट्स का, फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर था वहाँ पे। मेरे सारे दोस्त, जो अच्छे दोस्त थे, वो फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसलिए मैं भी फुटबॉल खेलने लगा। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट सारे ही खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। और जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि फ़ुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे खेलने में अच्छा लग रहा था, कोच अच्छे थे, लोग अच्छे थे, माहौल अच्छा था। तो इंटर स्कूल लेवल से हमने फ़ुटबॉल को खेलना शुरू किया। इंटर स्कूल मैचेस खेला। फिर मैं बॉम्बे में मैंने मेरी स्कूलिंग की है, मुंबई में। तो वहाँ पे फिर मैं मुंबई के जोनल टीम्स में सेलेक्ट हुआ। वहाँ से फिर मैंने इंटर स्कूल्स में, सुब्रतो कप में, ये सब जगह पे हमारी टीम की तरफ से कप्तानी की। ओके। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। ओ वेरी गुड, वेरी। अब हम आपसे ये आपसे बात करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि मतलब आप अभी भी रिग्रेट कर रहे हैं कि हम पहले ही क्यों नहीं शुरू किए हैं, मतलब 12 साल तक हम क्यों वेट किए हैं, तो आपको ऐसा क्यों महसूस हो रही है? इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस माहौल में हैं या आपके स्कूल में अर्ली एज में एक स्पोर्ट्स का माहौल हो। लास्ट 10-12-15 साल में तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी परिवर्तन भी आया है, स्पोर्ट्स को वो इम्पोर्टेंस भी मिल रही है। वेदर वो स्कूल हो या आपका लोकल एरिया हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऑर्गेनाइज़ करने की, जो काफ़ी पॉजिटिव चेंज है। सो मैं पहले जिस स्कूल में था वहाँ पे इतना शायद स्पोर्ट्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता था या वहाँ पे इतना एनवायरनमेंट नहीं था। बट येस, अगर मैं इस स्पोर्ट को पहले से ही इंट्रोड्यूस होता या मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती टू गेट इंट्रोड्यूस टू वेरियस स्पोर्ट इंक्लूडिंग फुटबॉल, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता एंड शायद मैं थोड़ा बेटर प्लेयर होता जो मैं था उससे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सभी बच्चे को हम ये कह सकते हैं या सभी पेरेंट्स को हम ये कह सकते हैं कि यदि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है या एक लेवल पर पहुंचना है तो जल्दी शुरू करना चाहिए, यही आपके कहने का अर्थार्थ है? बिल्कुल। और स्पोर्ट्स खाली ठीक है, इन द प्रोसेस आप एंड अप हो जाएं प्लेइंग फॉर नेशनल टीम, प्लेइंग अब्रॉड, वो एक ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ऑल्सो स्पोर्ट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एंड आपने अगर एक बार स्पोर्ट खेला है, कोई भी स्तर में खेला हो, इवेंचुअली इट विल स्टे विद यू फॉर योर लाइफ। सो एंड आई बिलीव इन वन थिंग दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। एंड आई ऑलवेज से दिस कि आप अगर कोई भी स्पोर्ट खेलेंगे, द लीस्ट स्पोर्ट्स विल डू इज़ इट विल कीप यू इन गुड हेल्थ। तो आपके स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखेगा। एंड सिर्फ नेशनल टीम खेलना तो एक ठीक है, सबका एक एम्बिशन रहता है, बट उसके अलावा भी ओवरऑल इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल योर डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ओके, ये साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड का प्रिंसिपल Yes. पर आप बता रहे हैं। मैं ऑनेस्टली एक बात बताना चाहूँगा आपको और शेयर भी करना चाहूँगा। पहली बार जब आपके नाम मुझे बताया गया था कि अभिषेक जी फुटबॉलर हैं, उनको बुलाया जाए स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता था। हम सोच रहे थे ये कौन है अभिषेक, हम लोग सब जानते थे जो पॉपुलर नेम्स है, बचिंग बूटिया, छेत्री, ये सब जानते थे, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन इधर 2 दिन पहले हम एक स्कूल के बच्चे से हम बात कर रहे थे, जिनका नाम यश है, तो उनको मैं आपके बारे में जब बताया तो वो बच्चा हमको बताया, जबकि आज वो 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ बच्चा, आज की पीढ़ी है जी। तो वो बच्चा हमें बता रहा था, वो अभिषेक जी से आप मिल रहे हैं, अभिषेक जी से मेरे को मिलना है। हम पूछे उनसे कि उनको कैसे जानते हो, तो वो बोला कि नहीं, उनके द्वारा यमन में जब खेल हो रहा था, तो यमन के साथ जब खेल हो रहा था तो उनका गोल से ही हम जीते हैं, और वो गोल बहुत ज़बरदस्त गोल था। मतलब आज के पीढ़ी के बच्चे आपके बारे में मेरे को जानकारी दे रहे थे, ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो आप मुझे बताइए, सब लोगों को बताइए कि पहला गोल आप कब मारे हैं और आपके मन में क्या फीलिंग था? तो मैंने मेरा डेब्यू 2002 में किया। मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन था वो, मेरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ा दिन था, बिकॉज आप अगर कोई स्पोर्ट को परस्यू कर रहे हैं या कोई भी फील्ड में परस्यू कर रहे हैं,
तो आपका हमेशा एक एम्बिशन रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुँचे। तो 2002 में जब मुझे नेशनल टीम में पहला मौका मिला, टीम वियतनाम जा रही थी और हमारे लिए बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट था वो, बिकॉज़ उसके पहले शायद 12-13 महीने तक बिफोर दिस टूर्नामेंट इंडिया टीम ने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया था। उस टूर्नामेंट में फ़ाइनल में मेरे द्वारा गोल्डन गोल मारा गया था। तो वो मैच हमेशा मेरे लिए यादगार मैच रहेगा। एक तो मेरा डेब्यू टूर्नामेंट था, उसके ऊपर से आफ्टर 28 इयर्स इंडिया एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत रहा था इन फुटबॉल। सो मेरे लिए वो बहुत ड्रीम कम ट्रू जैसा था कि ओवरनाइट इट वाज अ लिटिल बिट अनबिलीवेबल थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी उसके पहले नेशनल टीम के कैंप में भी नहीं गया था और मैं देश के बाहर भी कभी नहीं गया था। तो एट दैट एज आई थिंक मैं शायद 20 साल का रहा होऊंगा उस वक्त। तो उस टाइम पहले बार मेरे लिए मौका था जो मैं अपने भारत देश से बाहर जा रहा था, एंड जा भी रहा था तो अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा था। इतने अच्छे इम्पोर्टेंट बड़े टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड देन आपने वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट भी किया जहाँ पे इंडिया जीत के वापस आया। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट था और बहुत ही यादगार गोल रहेगा वो मेरे लिए। बहुत बहुत सुंदर बात आप बताएं, और इतना खुशी हो रही है ये सब सुन के कि अब ये मैं बताना चाहूँगा हमारा दर्शक लोगों को कि बिहार का छपरा का एक छोटा सा बच्चा 28 साल के बाद इंडिया को जिताया, और उनकी एक गोल से इंडिया जीता है 28 साल के बाद उस लेवल पर। तो बहुत गर्व की बात है हर बिहारी के लिए। अब हम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब उस मैच के बाद आपका तरक्की फिर कैसे हुआ है और किसके द्वारा हुआ है? उस मैच के बाद भारत के टीम में मैं रेगुलरली आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला इंडियन टीम को सर्व करने का 2002 से 2011 तक। उस दौरान मैंने एशियन गेम्स, एशिया कप, सैफ चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, ऐसे अनेकों टूर्नामेंट भारत के लिए खेलने का मौका मिला। बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिली, बहुत मेमोरीज़ हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनाए। इंटरनेशनल मैचेस के द्वारा काफ़ी एक्सपोजर हुआ कि इंटरनेशनल वर्ल्ड फुटबॉल में क्या स्तर है, क्या चाहिए। और अभी कोशिश यही रहेगी कि जितना भी एक्सपीरियंस मिला है मुझे, वो मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करूं, और चाहूँगा कि अगला जनरेशन जो हमने अचीव किया है वो हमसे 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा अचीव करे। तो जितना भी एक्सपीरियंस है, आई थिंक नॉलेज वही है काम की है जो आप शेयर कर सकें। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि जो भी मैंने सीखा है, जितना भी एक्सपीरियंस मेरा है, वो मैं नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकूं। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी द बेस्ट मोमेंट आपका फुटबॉल करियर में कौन था, और वर्स्ट मोमेंट जो भूल नहीं पाते हैं वो कौन था? तो बेस्ट मोमेंट तो शायद मेरा डेब्यू मैच था, जिसका मैंने अभी आपको बताया है कि जो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था। इट्स ऑलवेज स्पेशल। वर्स्ट मोमेंट आई थिंक कोई भी खिलाड़ी के लिए शायद वही रहता है जब आप इंजर्ड हो जाते हैं, जब आप समवन, आप अगर दिन में 2 या 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, सडनली आप यूर इन अ हॉस्पिटल बेड जहाँ पे आप ठीक से हिल भी नहीं सकते। तो वो भी काफ़ी टफ मोमेंट था, बट काफ़ी लर्निंग्स थी उसमें, बिकॉज उसमें काफ़ी आपको मेंटली रेडी रहना पड़ता है। एंड देन फिर आप जब उस इंजरी से, उससे वो फेज से जब बाहर आते हैं आप, एंड हाउ यू गेट बैक इनटू द गेम, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग थी मेरे लिए, विच विल डेफिनेटली मेरे जीवन में उसका बहुत ही ज़्यादा, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ उस फेज़ को। और मैं उसको ऐसे दुखी फेज़ नहीं मानता हूँ, बट इट वाज अ वेरी लर्निंग फेज़ फॉर मी, कि उसमें आपको काफ़ी कुछ पता चलता है। यू गेट टाइम विद योर ओन सेल्फ, आपको खुद भी अपने आप को समझने का मौका मिलता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आप इससे कितना उभर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करती हैं, जो मुझे अभी एज आई एम गेटिंग ओल्डर, तो मुझे ऐसा ये रियलाइज़ होता है कि ये सब जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो आपको पूरे जीवन में, ज़िंदगी में आप अलग अलग सिचुएशन में आएंगे, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करती है टू डील विद डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। आप तो कह रहे हैं कि आई एम गेटिंग ओल्डर, बट देखने में आप ऐसा लग नहीं रहे हैं आप ओल्डर है। अभी भी देखने में आप लगते हैं कि एक एकदम यंग अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट जैसे लगते हैं। तो ये श्रेय भी बिकॉज ऑफ द गेम ओनली आप अपने आप को फिट रख पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
I think it's very kind of you to say this. I won't deny. I feel good. I feel happy about it. But yes, as I said कि आप खेल से जुड़े हुए हैं और आप अगर खिलाड़ियों के बीच में रहेंगे तो संगत का भी असर पड़ता है and you automatically feel like staying fit. तो स्पोर्ट्स को काफ़ी कुछ श्रेय दूंगा इसके लिए. वेरी गुड. देखिए अभिषेक जी से मैं जो एक सीख रहा हूँ वो आप लोग भी सीख रहे होंगे, वो ये है कि इनकी फुटबॉल का ज़िंदगी में चोट बहुत सारे लगे हैं, बहुत सारा सर्जरीज इन्होंने अंडरवेंट किया है और हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं जैसे उन्होंने बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वापस आके फिर फुटबॉल कैरियर में आगे बढ़े हैं और इतना आगे बढ़े हैं. और आज की तारीख में फीफा के बारे में आप लोग सब जानते हैं, जो वर्ल्ड कप कराते हैं 4 साल में एक बार, तो वो फीफा का ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने एक अच्छा पद पर काम कर रहे हैं. जैसे कि 4 कंट्री में इनको हाई परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट के रूप में फीफा ने इनको ले रखे हैं और चारों देश में जा कर के वो उस काम कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो इनसे हम लोगों को सीखने को ये मिलता है कि आप गिरना बहुत स्वाभाविक है, किसी भी गेम में चोट लगना स्वाभाविक है, लेकिन जो आदमी उसके बाद उठ के खड़े हो जाते हैं और आगे चलते हैं वही जीत सकते हैं. यही हम लोगों को इनसे सीखना है. अब आते हैं हम अपने बिहार के बारे में. तो आप नेटिव ऑफ बिहार हैं और इधर 2 साल से अब बिहार आ रहे हैं और हमारे रिक्वेस्ट पर आप आ रहे हैं और हमारा फुटबॉल प्लेयर्स के साथ मुलाकात हो रही है, आप बातचीत हो रही है. आपको क्या लग रहा है बिहार का फुटबॉलर्स की टैलेंट पर और उन लोगों की साइकोलॉजी पर? आपको क्या लगता है हमारा फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में? पहली बात तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे यहाँ पे इनवाइट करते हैं और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप इस लायक समझते हैं कि मैं बिहार में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं. मेरी बहुत ही दिली इच्छा भी है कि मैं यहाँ के प्लेयर्स को अच्छा गाइड करूं. एक बात तो एकदम क्लियर है कि यहाँ के प्लेयर्स में मेहनत करने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता है. मतलब अगर आप उनको 4-5-6 घंटा भी बोलेंगे तो सर नीचे करके वो मेहनत करते हैं. मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी मैंने सीखा है मेरे पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस में फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट की राइट वे ऑफ ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, राइट वे ऑफ प्रिपेयरिंग अपने बॉडी को क्या होना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ईगर हैं जानने के लिए. शायद उनके पास वो रास्ते नहीं हैं या वो मीडियम नहीं है जहाँ पे उनको मालूम पड़ता है. मैं एशियन फुटबॉल फेडरेशन के भी टेक्निकल सेटअप में कमेटी में मैंने काम किया है, तो मालूम पड़ता है कि दूसरे देश में, जापान में, कोरिया में, वहाँ पे क्या लेवल का काम हो रहा है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सब यहाँ पे आके शेयर करूँ, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें हमारे बिहारी बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि क्षमता बहुत है, टैलेंट बहुत है, उनको राइट डायरेक्शंस देने की ज़रूरत है. एंड मैं काफ़ी उम्मीद से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक. आपके आने से बहुत फ़र्क पड़ा है पूरे स्पोर्ट्स माहौल में यहाँ पे बिहार में, तो वो भी मैं आपको भी श्रेय देना चाहूँगा. बिकॉज जब तक आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, वो कोई भी प्लेयर को फ्लरिश होने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होती है. जैसे मैं आपको पर्सनली भी देखता हूँ, आपका जो भी योगदान है, आप प्लेयर्स को पर्सनली जानते हैं, आप उनका नाम लेके भी अगर आप बुलाते हैं प्लेयर को तो आप मान नहीं सकते हैं कि ये प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लेयर को कितना मोटिवेशन मिलता है कि अगर कोई आपके स्तर का, आपके पद का, आपके स्तर का व्यक्ति अगर मुझे नाम से, अरे ये मेरा नाम जानते हैं, दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग मोटिवेशन फॉर अ प्लेयर. एंड आई एम टेलिंग यू नाउ वेयरिंग अ प्लेयर्स हैट कि ये माहौल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, आपने क्रिएट किया, आपके लीडरशिप के अंदर जो क्रिएट हुआ है, ये इटसेल्फ इज़ सच अ पॉजिटिव हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट जो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले दिनों में. बहुत बहुत धन्यवाद. ये आप रिटर्न गिफ्ट जैसे हमको हम आपको तारीफ़ किए, आप रिटर्न गिफ्ट की तरफ से मेरे बारे में तारीफ़ कर रहे हैं. ये शायद तारीफ़ आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा, तो जब बहुत लोग बोल रहे हैं देन इट इज़ ट्रू. बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम हम्बल्ड अबाउट इट, अबाउट दिस अप्रिसिएशन. आई कुड डू, मैं ये सब कर पाता हूँ बिकॉज एक टीम मेरे साथ है, सरकार मेरे साथ है और एक पूरा स्पोर्ट्स कम्युनिटी, बिहार का स्पोर्ट्स कम्युनिटी मेरे साथ है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ. एज राइटली सेड, स्पोर्ट्स इज़ अ टीम थिंग, इंडिविजुअल कैन नॉट वर्क, बट येस काफ़ी सपोर्ट है.
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, आप पढ़ाई किए हैं मुंबई में, और आपका एजुकेशन एक अच्छी शहर में हुआ है, और पेरेंट्स भी वेल सेटल्ड है। तो ये क्या ज़रूरी है कि जो बच्चा मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर इस तरह का अच्छे शहर में रहकर ही आगे बढ़ सकते हैं, या हमारा बिहार का एक कोने का एक गांव से पैदा हुआ बच्चा एक गांव में फुटबॉल खेल, फॉर एग्जांपल भगा का एक बच्चा जंगल में खेल रहा है, वो आपके लेवल पर पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? यदि वहां तक पहुंचने के लिए उस बच्चे के लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं, जगह का डेफिनेटली, जगह का एक खाली या तो आप एडवांटेज बोल लीजिए, ये हो जाता है कि आपको शायद थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन जो मैं आज बिहार में देख रहा हूँ कि आज हमारे बिहार के बच्चों के पास सरकार के द्वारा क्रिएट की हुई इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देयर स्टेट हॉस्टल्स हैं, आप यहाँ पे वेरियस गेम्स कराते हैं, खेलो इंडिया के एकेडमीज़ हैं, आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो जिसका मैं पार्ट हूँ इन डिस्कशंस। तो इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज़। टैलेंट तो ऑलरेडी है, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ जो बिहार में अभी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जो द्वार खुल रहे हैं प्लेयरों के लिए। और ऐसा कोई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बम्बई में है, बेंगलोर में है या दिल्ली में है वही आगे बढ़ सकता है। हमारे पास कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, दूसरे स्पोर्ट के भी एग्जाम्पल हैं, जो प्लेयर्स एकदम छोटी छोटी जगह से निकले हुए हैं। क्योंकि जो अगर प्लेयर जब छोटी जगह से निकलता है तो वो पूरी कम्युनिटी को, पूरे गांव को इंस्पायर करता है, बिकॉज़ वहाँ से वो रोल मॉडल निकला है। सो हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अच्छे प्लेयर्स निकालें, छोटी से छोटी जगह से निकालें, अंदर से अंदर जगह पे ग्रास रूट्स में जाके उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। हमारा काम है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। टैलेंट तो डेफिनेटली है इंडिया में, बिहार में, ये तो हम कोई भी इस बात को खारिज नहीं कर सकता है। लेकिन जो आप सरकार के द्वारा और आपके द्वारा जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, जहाँ हम लोग भी अगर आके यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इज़ बिकॉज़ कि आप वहाँ पे कुछ इवेंट कर रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। टैलेंट विदाउट अपॉर्चुनिटी विल मीन नथिंग। ओके। सो आप अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं तो टैलेंट ऑलरेडी है, उसको फिर हमें आगे ले जाना वो हमारा जिम्मेदारी बन जाता है। हाँ, चलिए, आपसे मैं फीफा के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। फीफा ने आपको हाई परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट के रूप में अपॉइंट किए हैं, तो आपको 4 देश मिला है। आप ज़रा हमें बता दीजिए कि कौन कौन देश में आप जाके टैलेंट सर्च करते हैं, और उन देशों में आप जब जाते हैं तो वहाँ क्या देखने को मिलता है, और यहाँ बिहार में क्या देखने, मतलब हम एक रिलेटिव मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि हर कोई भी देश हो या शहर हो, मोर और लेस सब एक ही काम में लगे हुए हैं टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। अपने अपने स्तर पे, अपने अपने लेवल पे वो वही क्रिएट कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा नॉन साइंटिफिक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि वो करेंटली किस स्तर पे है। एकदम भी उनको ओवरनाइट एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाना भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो स्टेप वाइज जाना बहुत ज़रूरी है। सो जो मैं जब खेलता भी था, जब मैं इंटरनेशनल मैचेस खेलता था, जब मैं अपने टीममेट से बात करता था, अपने टीममेट्स जो बाहर भी खेलते थे या ओपोनेंट के टीम मेंबर्स से, उनके ऑफिशियल से बात करता था, तो उनके वहाँ पे माहौल भी थोड़ा अलग है हमारे यहाँ से। सो हमें अपना डिज़ाइन खुद बनाना है, अपने माहौल को देखना है हम किस लेवल पे हैं, और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हमें आगे बढ़ना है। एंड जब वो मौका आएगा कि जहाँ पे हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा साइंटिफिकली वो करें, उसका भी राइट टाइम पे उसका इंक्लूजन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने सडनली ऐसा कुछ स्टेप ले लिया है जिसके लिए शायद प्लेयर्स रेडी नहीं हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, माहौल को स्टडी करेंगे, उनके अराउंड एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे, उनका बैकग्राउंड देखेंगे, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके लिए फिर राइट तरह से इन अ वेरी ग्रेजुअल मैनर आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहेंगे। आपने सही कहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि टैलेंट को पहचानने के लिए साइंटिफिक टूल्स अडॉप्ट करें, ट्रेनिंग में भी साइंटिफिक टूल्स अडॉप्ट करें, ताकि हमारा बिहार के बच्चे आगे बढ़ पाएँ। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में बहुत दिन से चल रही है कि हमारे भारत में 3 स्टेट में फ़ुटबॉल इतना आगे बढ़ गया है, इतना पॉपुलर हो गया है, तो ये कैसे हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल
वेस्ट बंगाल का लीजिए तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग और मोहन बगान, ये पूरा देश में हर व्यक्ति, हर बच्चा जानता है। और वो दोनों जब भिड़ते हैं तो वो मैच एकदम फायर क्रैकर्स होता है उसमें। और सिमिलरली केरला में अब देखिएगा तो पूरा फुटबॉल खेलते रहते हैं। अब मणिपुर में भी वैसे ही हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ है क्या? आई थिंक कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप मोहन बगान जैसे क्लब की बात कर रहे हैं तो 100 साल पुराना क्लब है वो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब परहैप्स इन द वर्ल्ड। ओके। तो जो कल्चरली वहाँ पे जो स्पोर्ट वहाँ पे बैठ चुका है पिछले 100-150 साल से, आई थिंक उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट रहता है। इवन अ कॉमन पर्सन कनेक्ट्स विद अ स्पोर्ट। सो इवन सेम विद केरला। सो वहाँ ये सब हॉटबेड्स आप बोल सकते हैं पॉपुलर है, लेकिन अगर आप अभी टीम में देखेंगे तो काफ़ी प्लेयर्स ऐसी जगह से भी आ रहे हैं जहाँ पे जिसका इम्प्रेशन ऐसा नहीं है कि वो फुटबॉल स्टेट जैसा बोलते हैं, क्योंकि टैलेंट सब फैला हुआ है इस शहरों में, इस स्टेट्स में, क्योंकि क्लब कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था, फुटबॉल कल्चर स्ट्रॉन्ग था। तो अगेन वही बात आ जाती है कि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थे, ज़्यादा क्लब्स थे तो ज़्यादा प्लेयर्स को मौका मिलता था। बट धीरे धीरे अभी सारे क्लब्स में, सारे स्टेट्स में ये कल्चर फैल रहा है। बट टू बिल्ड अ कल्चर इट टेक्स टाइम। तो काफ़ी राज्यों में मैंने अभी जो मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी प्रमोट हो रहा है फुटबॉल, पर्टिकुलरली बिकॉज एज अ स्पोर्ट फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट। करेक्ट। हर बच्चे को पसंद है। इट इज़ आपके जैसे लोग जब आते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एंड देन व्हेन यू रियलाइज़ द पोटेंशियल, आप वहाँ पे माहौल चेंज करते हैं, जो हमने बिहार में ही देखा है पिछले 1-2 साल में काफ़ी माहौल चेंज हुआ है। दिस विल डेफिनेटली हैव एंड दिस विल गिव अस फ्रूट्स इन द कमिंग डेज। ओके। एज अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज मैं आज की तारीख में DGPR स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का काम कर, सो एज अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आपने जैसे कहा कि पॉपुलर स्पोर्ट है फुटबॉल, करेक्ट, डेफिनेटली कोई भी बच्चा फुटबॉल खेले बिना नहीं रहेंगे। स्कूल से भी, गांव से भी, हर गली में फुटबॉल चलता है। फिर भी हमारा देश वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ हम कमी हैं और हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हम भी एक समय में हम भी वर्ल्ड कप लेवल पर पहुंच सके और वर्ल्ड कप में हम भी भाग लें? फुटबॉल का एक चीज़ समझना पड़ेगा कि 211 देश फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें से मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि 200 देश सीरियसली फुटबॉल खेलते हैं। ओके। वो ऐसे स्तर पे नहीं है जहाँ पे वो सिर्फ टीम डालने के लिए डालते हैं, वो दे आर टेकिंग सीरियस। तो द कंपटीशन लेवल इज़ हाई। एंड जो फीफा का जो वर्ल्ड कप का स्ट्रक्चर भी होता है कि वो भी एक बात शायद सबको समझना पड़ेगा कि एशिया से 8 स्पॉट्स होते हैं। देयर आर 8 स्पॉट्स एंड देयर आर अबाउट 47-48 कंट्रीज़। एंड देन जब आपको एशिया से 8 स्पॉट्स हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप compete कर रहे हैं जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, कतार। सो द कंपटीशन इज़ रियली टफ। ये इतना आसान नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। एशिया में इन द पास्ट हमने 11-12 की रैंकिंग भी टच की है एशिया में। सो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टॉप 8 में वो स्टेटस मेंटेन करना ज़रूरी है। कभी 11 होती है, फिर स्तर रैंकिंग में गिरा भी है। बट एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान और हम जो कर रहे हैं हर स्टेट में, और अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार में आप जैसे मोटिवेट कर रहे हैं प्लेयर्स को, यहीं से प्लेयर्स निकलने वाले हैं, यहीं से आगे जाके प्लेयर्स जो उनको अर्ली एज में जो एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट करेक्ट टेक्निकल ट्रेनिंग एट एन अर्ली एज इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड। जो जैसे आप पंचायत लेवल में भी मैं जानता हूँ कि आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक्स लेवल में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एट एन अर्ली एज अगर प्लेयर्स को राइट ट्रेनिंग मिलेगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि राइट ट्रेनिंग क्या होती है, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है एज दे आर ग्रोइंग इन द स्पोर्ट। पहले ऐसा भी कल्चर होता था कि आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गए हैं तभी आपको एक अच्छे कोच की और अच्छे एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस मिलता था। तो वो हमें पहले के लेवल से ही प्लेयर्स को देना शुरू करना पड़ेगा, जो बिहार में काफ़ी अच्छे तरीके से आपने शुरुआत की है। एंड मैं काफ़ी उम्मीद से बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्लेयर्स डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स निकल के डेफिनेटली देश को आगे बढ़ाएंगे। आपके माध्यम से हमें पता चला कि 211 देश
फुटबॉल खेल रहे हैं और 200 कंट्री सीरियस फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कंपटीशन तो बहुत टफ है। मैं मतलब ये सुन के बहुत आश्चर्य लगा हमको। लेकिन फिर भी आप जैसे कोचेस, आप जैसे लोग और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, हम लोग सब मिल के काम करेंगे तो एक दिन ज़रूर हम वर्ल्ड कप पहुंचेंगे। वो दिन मुझे लगता दूर नहीं है, जल्दी आ जाएगा। आपसे बस लास्ट 2 ही सवाल हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। एक ये है कि आज की तारीख में, हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ। बच्चा खेलता है नौकरी पाने के लिए, बस हमको सरकारी नौकरी मिलना है इसलिए हम खेलते हैं। तो वैसे बच्चे से कैसे हम मोटिवेट करें कि भैया, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ नौकरी इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, लेकिन उससे आगे बच्चे को पहुँचना है, ये कैसे मैं मोटिवेट करूँ एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर? आप मेरे जगह पर होते तो कैसे करते हैं? तो मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 23-24 वर्ष का था तब मुझे सरकारी नौकरी मिली थी, मेरी मतलब हो गई थी। ओके। लेकिन मैंने डिसीजन लिया वो नहीं लेने का और प्रोफेशनल परस्यू करने का। तो मेरे घर में भी बहुत मेरे से लोग खफा थे कि तुम सरकारी नौकरी लेके उसको क्यों छोड़ रहे हो। बट वी आर लकी दैट इन फुटबॉल द क्लब कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इवन अगर आप अपना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दे आर गेटिंग गुड सैलरीज। सो इन फुटबॉल वी आर डेफिनेटली लकी दैट काफ़ी प्लेयर्स मैं जानता हूँ जो कि अपने सरकारी नौकरी छोड़ के आके, नाउ दैट्स अ चैलेंज दैट दे हैव एक्सेप्टेड एंड दे आर टेकिंग। तो अगेन उनको वो चैलेंज लेने का माहौल या उनका माइंडसेट क्रिएट करना भी हमारा ही काम है। तो जो हमारे कोचेज़ हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी वो ग्रूमिंग उनको एट एन अर्ली एज से शुरू करनी चाहिए कि यू नो समटाइम्स इट्स गुड टू टेक सम रिस्क, चैलेंज योरसेल्फ एट अ हायर लेवल। एंड अगर ऑफ कोर्स इन फुटबॉल जैसे मैंने कहा कि क्लब कल्चर स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है अगर आप एक स्तर तक पहुँच रहे हैं। लेकिन ये हमेशा ही ये डायलेमा रहेगा कि मैं नौकरी लूँ कि मैं प्रोफेशनल के लिए करूँ। सो इसमें शायद अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि ड्रीम बिग एंड बिलीव दैट योर ड्रीम्स कैन बी अचीव्ड। एंड उसके साथ हम आपको वो माहौल देंगे जहाँ पे वी विल हेल्प यू रियलाइज़ योर ड्रीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरे को एक हिंट मिल गया है, क्लब कल्चर हमको यहाँ कराना पड़ेगा। तो मेरा ज़रूर कोशिश रहेगा कि आने वाला दिनों में हम बिहार में हर पंचायत लेवल पर फुटबॉल का क्लब शुरू करें और एक क्लब कल्चर शुरू करें, ताकि क्लब एक दूसरे के साथ खेलें, भिड़ें और आगे बढ़े। तो ये एक अच्छा सुझाव आपने दिया क्लब कल्चर को डेवलप करने के लिए, जो वेस्ट बंगाल, केरला हर जगह पर हो रहा है। तो लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप पेरेंट्स को और कोचेस को क्या कहना चाहेंगे? कोचेस को मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगा कि आजकल बहुत माध्यम भी हैं अपने आप को अपस्किल करने के लिए, राइट ट्रेनिंग देने के लिए, राइट ट्रेनिंग क्या होती है वो समझने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर कोच को बोलना चाहूँगा कि इट इज़ पॉसिबल कि आपको सब सवालों का आपके पास जवाब ना हो, एंड इट इज़ ओके टू से कि मुझे नहीं पता है, मैं पता करके बताऊँगा। क्योंकि मैंने खुद भी ये पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कोचेस को ये लगना या उनको ये ऑब्लिगेशन नहीं लगना चाहिए कि अगर मुझे कुछ पूछा है तो मैं बताऊंगा ही, वो भले वो सही हो या गलत हो। सो अगर आप श्योर नहीं हैं, बिकॉज आप एक ऐसा इन्फॉर्मेशन, शायद इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्लेयर्स के साथ शेयर कर रहे हैं जो वो बिलीव करेगा कि सही है। सो आप प्लीज़ श्योर होइए उसके लिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। अगर आप श्योर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ज़रिया है उसको वेरीफाई करने के लिए कि जो उसने मुझसे सवाल टेक्निकल पूछा है उसका सही जवाब क्या है, और आप पता करिए और फिर उनको बताइए। तो ये मेरा मैसेज रहेगा। और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, बिकॉज फुटबॉल इज़ चेंजिंग एंड डेवलपिंग वेरी वेरी क्विकली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने आप को अपडेटेड रखिए कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वर्ल्ड फुटबॉल में, एशियन फुटबॉल में, और उस हिसाब से मैसेज पास ऑन करिए अपने स्टूडेंट्स को। पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि कीप सपोर्टिंग। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप खुश रहेंगे बच्चा खुश रहेगा।
तो अगर उनको ये फीलिंग आई कि मेरे खेलने से मेरे माता पिता खुश नहीं है, तो समवेयर उनके परफॉर्मेंस में भी आगे जाके उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं यही कोशिश करूँगा, या जो मैं करता हूँ पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए, या मिल के जो मैं उनको बोलता हूँ कि कीप सपोर्टिंग योर चिल्ड्रन, बिकॉज इफ़ दे हैव चोजन टू बिकम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पीपल, just allow them to grow, allow them, and as I said कि the least sports will do is it will keep your child in good health, and which means everything to me. ओह ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छी बात आपने कहा है कि स्पोर्ट्स कुछ करे ना करे लेकिन आपके बच्चे को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप कर देता है एंड इट गिव्स अ गुड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। लेकिन मुझे माफ़ करिएगा, हम आपको ज़रूर बोलें, ये मेरा 2 अंतिम सवाल है लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मौका मिला है, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ आपको। तो मेरा और 2 सवाल है, मेरा मन में आ गया है। तो एक ये है कि हम लोगों के टाइम में हम देखते थे जो भी फुटबॉलर्स हो, चाहे पीले हो या माराडोना हो, सब एकदम छोटे छोटे रहते थे, हाइट बहुत कम रहते थे, लेकिन इतना गोल्स इतना पॉपुलर हो गए थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं पूरा लंबा लंबा प्लेयर्स आ रहे हैं फुटबॉल में या किसी भी गेम में। क्या हाइट एक मायने रहता है फुटबॉल के लिए भी? देखिए, फिज़िकल एस्पेक्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ठीक है फिज़िकली आप अगर टॉल हैं तो आपके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ आपके ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि इफ़ यू आर शॉर्ट देन ऑफ कोर्स एक उम्मीद भी रहती है कि प्लेयर्स आर मोर अजाइल, दे आर मोर क्विकर, बट अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द राइट ट्रेनिंग एट एन अर्ली एज। जिसका अगर फिज़िकल स्टेचर भी, जिसका भी बड़ा भी है या जो हाइटेड भी है, उनको भी बॉडी कोऑर्डिनेशन एट एन अर्ली एज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सही तरीके से प्लेयर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एट एन अर्ली एज हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे कोचेस ट्रेनिंग करा रहे हैं कि दे आर वेल एजुकेटेड, और उनका जो स्तर है वो हमें इंक्रीज़ करने की भी बहुत ज़रूरत है। विदाउट गुड टीचर्स यू कैन नॉट हैव गुड स्टूडेंट्स, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट बच्चों को उनके पहले ही कोचेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपके द्वारा मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जो आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं, कि जो ग्रासरूट स्तर के जो कोचेस हैं उनके ट्रेनिंग में, कोचेस ट्रेनिंग में आपको हम सबको मिलकर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ज़रूर हम लोग ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन, मेरा इस 2 साल का इस पद का अनुभव में मैं शेयर करता हूँ कि इस 2 साल में जो भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल गेम्स की लेवल पर बिहार के बच्चों ने मेडल जीता है, उसमें 75% से एबव जो मेडल जीता वो हमारा बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बिहार का बेटियां हैं। वही बिहार का सम्मान बढ़ाया पिछले 2 साल से। क्या आप हमें ये सुझाव देंगे कि फुटबॉल में भी हम गर्ल्स टीम को खड़ा करें और वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए कामयाब होंगे, उन पर हम ज़्यादा विशेष ध्यान दें? मुझे ऐसा लगता है ध्यान तो सब पे ही देना चाहिए, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। और बिहार की गर्ल्स की टीम काफ़ी अच्छी है ऑलरेडी, काफ़ी प्लेयर्स नेशनल टीम कैंप्स में नॉक करते हैं, जाते हैं, और ऑफ कोर्स उनको प्रोत्साहन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल भी मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड सो जब वो कोई माहौल में या कोई टीम में आते हैं तो ओवरऑल एक उनका शायद जज्बा जो है, या उनको जो ये मौके का जो अपॉर्चुनिटी की वैल्यू होती है जो वो करते हैं, आई थिंक वो इट्स स्लाइटली हायर देन द बॉयज़ टीम। तो डेफिनेटली मैं आपसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आप ऑलरेडी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू योर सपोर्ट टू द गर्ल्स टीम एज वेल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय दिए हैं। और आपको बॉम्बे के लिए निकलना भी है, अपना काम भी है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप बार बार आइए बिहार। बिहार आपके घर है और आप ही के माध्यम से हमारा बिहार का फुटबॉलर्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।